इसमें सब कुछ एक नंबर था, फाउंडर 2 नंबरी थे। भाई देख के धक्का खा गई। इलेक्ट्रिक का बिल 1.5 लाख रुपया महीना आ रहा था। इससे ज्यादा बिल तो एक 2 व्हीलर के शोरूम का आता है। मतलब सारी कहानी हवा में चल रही थी। अरे रुक जाते 2 साल, सारी लग्जरी तुम्हारे कदम चूमने को बैठी थी। आने वाले 5-10 साल में कोई ना कोई इनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ कंपनियों की केस स्टडी जब हम बनाते हैं, हमको लगता है व्यूअर्स को कितने बड़े लेसन दे रहे हैं। आज उनके लिए सीखने का बहुत बड़ा दिन है। लेकिन उसी वक्त दिल के किसी कोने से आवाज आती है, यार इस कंपनी को डूबना नहीं चाहिए था। आज एक ऐसी कंपनी है जिस प्रोडक्ट का मैं यूजर हूं, जिसकी मैंने 100 बार तारीफ की है, और यार मेरे देखते ही देखते वो कंपनी डूब गई। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट एक नंबर है, मतलब मार्केट में दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं। यदि मैं आपसे कहूं किसी कंपनी के यूजर रिव्यूज एक नंबर है, 1 से 100 तक, हर यूजर उनको 100% मार्किंग ही देता है। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई कंपनी ऐसी है जो जब जब अपना स्टेक खोलती है, लेने वालों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि सबको उस सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर बहुत यकीन है, इसीलिए इन्वेस्टर बिलीफ बहुत हाई है। यदि मैं आपसे कहूं कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने उसमें इन्वेस्ट किया, देश के सबसे बड़े सिने स्टार्स ने इन्वेस्ट किया, आप कहेंगे सर सब कुछ राइट है, तो कंपनी कैसे डूब गई? हाँ भाई, इसमें सब कुछ एक नंबर था, फाउंडर 2 नंबरी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जग्गी ब्रदर्स की और पुनीत गोयल की, जिन्होंने ब्लू स्मार्ट को 2019 में शुरू किया। देखते ही देखते ब्लू स्मार्ट ने तहलका मचा दिया और पिछले 2 साल में इसका शेयर 3000% से ज्यादा ग्रो किया। लेकिन आज ये कंपनी साफ हो गई। तो आज का ये शो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है देखते ही देखते कुछ साल के भीतर कोई कंपनी शिखर पर चढ़े, हम उसको ऐसे देख रहे हैं और अचानक ही दड़ फ्री फॉल कर दे। मतलब बहुत तेजी से राइज, बहुत तेजी से फॉल की एक आइडियल कहानी है, जिसमें सबके लिए लेसन है। पहले ये समझते हैं कि जनवरी तक इनका क्या हाल था। इनके पास लगभग 8,500 गाड़ियों की फ्लीट थी। 50 हब में लगभग 5,800 चार्जिंग स्टेशंस खुद के थे। इनके पास 10,000 ड्राइविंग पार्टनर थे और लगभग इन्होंने 1.5 करोड़ राइड्स कर ली थी। और दीपिका पादुकोण और महेंद्र सिंह धोनी जैसे इन्वेस्टर थे। ये सारा हाल जनवरी तक था। उसके बाद जैसे जैसे स्कैम की परतें खुलना शुरू हुई, इन्वेस्टर्स तो छोड़िए, यूजर और आम जनता के भी हाथ पैर फूल गए। आज हम बात करेंगे एक के बाद एक इन्होंने क्या स्कैम किया, क्या इनसे गलतियां हुई, ताकि आप अपने बिजनेस में भूल कर भी वो गलतियां ना करें। और आगे बढ़ने के पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं, ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, जहां पर 600 से ज्यादा वीडियो हैं। लाइफ पर, प्रोडक्टिविटी पर, एम्प्लॉइज पर, ओनर पर, बायोग्राफीज, बिजनेस की डीप केस स्टडीज। जो हिस्सा इंप्रूव करना है उसके लिए वहां पर एक शो है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्या गलतियां हुई ब्लू स्मार्ट से। IREDA से, PFC से लगभग 978 करोड़ का इन्होंने लोन लिया। अब लोन लेने का मेन रीजन क्या था? EV परचेस करनी, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत अनोखा था। वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपने व्यापार में भी वैसा कोई बिजनेस मॉडल अपना सके, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो इनको खुद की फ्लीट खरीदनी थी, लेकिन वो सारा पैसा फ्लीट खरीदने में यूज नहीं हुआ। उसमें से 200 करोड़ रुपया इन्होंने एसोसिएटेड कंपनीज, एफिलिएटेड कंपनीज, जिसमें एक कार डीलरशिप शामिल थी, उनके माध्यम से दूसरी जगह रूट कर दिया। इनकी खुद की कंपनी का नाम था जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इनके एक पास्ट एम्प्लॉय ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था वेलरे सोलर इंडस्ट्रीज। अब वो पास्ट एम्प्लॉय ने खोली कि किसी और के नाम से इन्होंने खुद खोली, वो एक अलग बात है। उस कंपनी ने जेनसॉल से 400 करोड़ से ज्यादा रुपया 2 साल में रिसीव किया, और उसमें 200 करोड़ से ज्यादा वापिस बैकडोर से जग्गी बंधुओं के पास और फाउंडर्स के पास पहुंच गया। मतलब पैसा लिया किसी और चीज के लिए, उस पैसे का कुछ हिस्सा बैकडोर से दूसरी कंपनियों को दे दिया, उन दूसरी कंपनियों ने उठा के वापस फाउंडर्स को दे दिया।
तो ये साइफनिंग ऑफ फंड्स जब लाइट में आया तो कंपनी का फाउंडेशन हिल गया। इन्होंने सारी दुनिया में खूब माहौल बनाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में, चाकन में, हमें 30,000 ईवी का प्री ऑर्डर है। अब भाई कोई कंपनी ये बोले मैं अभी अभी प्लांट लगाया हूं और मेरे पास ये प्लांट लगने के पहले, शुरू होने के पहले 30,000 गाड़ियों का ऑर्डर है, कौन पैसा नहीं लगाएगा उसमें। लेकिन जब एनएसई को ये पता चला कि यहाँ कुछ स्कैम हो रहा है तो उनके ऑफिशियल्स की एक टीम इनकी प्लांट विजिट पर पहुंची। भाई देख के धक्का खा गई। इलेक्ट्रिक का बिल 1.5 लाख रुपया महीना आ रहा था। इससे ज्यादा बिल तो एक टू व्हीलर के शोरूम का आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिल 1.5 लाख रुपए से कम। उन सब का माथा ठनका। वो और अंदर घुसे और रिसर्च की तो पता चला आज तक वहां पर एक भी गाड़ी नहीं बनी है। जो 10 गाड़ियां बनी वो सैंपल टेस्टिंग के लिए बनी थी और वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल थी। ऑलमोस्ट वो पेपर पे थी। मतलब आपने अपने बैंकर्स को चूना लगाया, आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को चूना लगाया, आपने अपने इन्वेस्टर्स को चूना लगाया। मतलब सारी कहानी हवा में चल रही थी। अगला स्कैम पूरा हर्षद मेहता और केतन पारेख मॉडल का था। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 साल में कोई ना कोई इनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाएगा। और मैं कभी कभी सोचता हूं जो कंपनी राइट ट्रैक पे थी उसको हड़बड़ी में इतने अनएथिकल निर्णय लेने की जरूरत क्या थी। लेसन को समझो जो देना चाह रहा हूं। अब सेबी ने ये देखा कि 2022 से 2024 महज 2 साल में ये स्टॉक 3600% बढ़ गया। तो भाई जांच शुरू हुई तो पता चला जो वेलरे इनकी खुद की, समझ लीजिए इनडायरेक्टली ओन्ड, एम्प्लॉय के थ्रू ओन्ड कंपनी है, उस कंपनी ने ही जेंसॉल के शेयर में सारी एक्टिविटी की। और उस कंपनी को एक्टिविटी करने के लिए बहुत हद तक फंड भी इन फाउंडर्स ने दिया। और उस कंपनी ने उसी स्टॉक को मैनिपुलेट करके उसको 3600% बढ़ा दिया। मतलब कहां का स्कैम है आप देखिए। आप लोन ले रहे हो वहां गड़बड़ है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहां गड़बड़ है, आपका शेयर जहां लिस्टेड है वहां गड़बड़ है। लेकिन अभी स्कैम समाप्त नहीं हो, रुकिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतना पैसा इतने कम समय में गया कहां? तो भाइयों आपने खूब मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में देखा होगा कि इन लोगों ने कैमिलियाज में फ्लैट खरीदा, 26 लाख का गोल्फ सेट खरीदा, इनके पास इतनी करेंसी बरामद हुई। वो सब कुछ छोड़िए, आप उस प्रोसेस को समझिए। इन्होंने IREDA से पैसा लिया, वो पैसे को उन्होंने उठाकर गो ऑटो को दिया, वो भी इनसे जुड़ी कंपनी। गो ऑटो ने वो पैसा उठाया, उसको कैब्रिज वेंचर्स को दिया, वो भी इन्हीं से जुड़ी कंपनी। उस कैब्रिज वेंचर्स ने पैसा उठाया, उसको DLF कैमिलियास को दिया। मतलब पैसा कहां से आया? उसको इतनी कंपनी के थ्रू रूट किया कि उसका ओरिजिनल सोर्स लापता हो जाए। और उस पैसे की बदौलत भाई लोग लग्जरी कर रहे थे। अरे रुक जाते 2 साल, सारी लग्जरी तुम्हारे कदम चूमने को बैठी थी। और सबसे खास बात, इसी कैब्रिज में दोनों जग्गी बंधु डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे। तो आप क्या समझते थे पूरे इंडिया में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, आप जो भी कर रहे हो कभी नजर में नहीं आएगा? ये तो मूर्खता की हद थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एक्चुअली स्कैम करने के लिए भी मुझे लगता है थोड़ी और इंटेलिजेंस चाहिए। देखिए आप हम सब ओला उबर यूज करते रहे, अभी हमको देखने में आता है कि वही गाड़ी ओला पे भी चल रही है, वही उबर पे भी चल रही है, वही रैपिडो पे भी चल रही है। हो सकता है आपने राइड बुक की हो, एक के बाद एक राइड वालों ने कैंसिल की हो, गाड़ी आपके पास आई हो, गाड़ी गंदी रही हो, ड्राइवर बदतमीज रहा हो, कुछ भी हो सकता है। और इसमें इन कंपनियों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे गाड़ियों का मालिक या तो ड्राइवर होता है या कोई ऐसी कंपनी होती है जो उन गाड़ियों को ओला उबर के लिए लगा रही है। लेकिन ब्लू स्मार्ट ने यहाँ बहुत डिफरेंटली प्ले किया। उसने एसेट लाइट मॉडल की जगह एसेट हैवी मॉडल में जाने का निर्णय लिया, जो आमतौर पर सुसाइडल माना जाता है, लेकिन यहाँ इस केस में इनके लिए वो वरदान था। इन्होंने अपनी कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग के थ्रू ईवी खरीदना शुरू किया। बहुत तगड़ी फ्लीट्स इन्होंने अपने लिए खरीदी। मैंने अभी अभी आपको बताया लगभग 8,500 गाड़ियां थी। और इन्होंने ड्राइवर को पेरोल पर रखना शुरू किया। तो जो भी ड्राइवर यहां आता था वो इनके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चलता था, इनके द्वारा ट्रेंड होता था। तो यहां पर नो सर्ज मॉडल था, मतलब पीक टाइम पर भी राइड्स के रेट नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही शानदार एडवांस बुकिंग का मॉडल था, जिसमें किसी भी हाल में गाड़ी कैंसिल नहीं होती थी। इनफैक्ट तुरंत भी ट्रिप बुक की जाए तो ब्लू स्मार्ट की ट्रिप कभी कैंसिल नहीं होती थी।
रेयर केस में कोई व्हीकल ब्रेकडाउन या कोई इमरजेंसी की वजह से कैंसिल हो जाए तो कंपनी खुद आपको दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करती थी। इनकी गाड़ियां बहुत साफ सुथरी होती थी, ईवी होने के कारण ऑलमोस्ट बेआवाज होती थी। गाड़ियों की फ्लीट नहीं होने के कारण गाड़ियां बिल्कुल चमचमाती रहती थी। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी वजह से पर्सनल गाड़ियां रखना छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इनफैक्ट महीने में 26 दिन ऑफिस जाने के लिए इनकी गाड़ी को 26 दिन के लिए लॉन्ग बुकिंग कर देते थे और वो इनकी पर्सनल टैक्सी की तरह बिहेव करती थी। तो देखते ही देखते ब्लू स्मार्ट फ्लीट अपनी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन की वजह से सक्सेसफुल हो गया। मतलब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मतलब फ्लीट ईमानदार है, फ्लीट डिसिप्लिन्ड है, फ्लीट सारे नियम कायदे कानून का पालन कर रही है और वो फाउंडर वो 2 नंबरी है। तो वही 2 नंबरी फाउंडर फ्लीट को जब चला रहा है तो 1 नंबरी है, कंपनी के रूल्स बना रहा है तो 1 नंबरी है, कंपनी को जिस तरीके से मैनेज कर रहा है कस्टमर साइड में 1 नंबरी है। लेकिन यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 नंबरी कैसा हो गया? ब्लू स्मार्ट बिजनेस मॉडल का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, वो तमाम ईवी चार्जिंग स्टेशन को ओन करते थे। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, गाड़ी मेरी, ड्राइवर मेरा, चार्जिंग स्टेशन मेरा, ऐप मेरा, तो अब बचा क्या? मैं एंड टू एंड सिस्टम के कंट्रोल में हूं और मैं सिस्टम के हर हिस्से को एक सर्टेन बेंचमार्क के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं। तो क्यों नहीं पब्लिक नंबर 1 मानेगी आप? क्यों नहीं आप पब्लिक के प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर होंगे? और ये चार्जिंग स्टेशन भी उनकी कमाई का एक और जरिया थे, क्योंकि धीरे धीरे ईवी का बढ़ना निश्चित था। वो चार्जिंग स्टेशंस के बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर चुके थे और खड़ा करने भी वाले थे। तो धीरे से वो चार्जिंग को एक सेपरेट सर्विस के रूप में सेल करते और ये जो हजारों लाखों ईवी बाजार में बढ़ती, वो इनके चार्जिंग स्टेशंस का उपयोग करती और वो वहां पर चार्जिंग से भी कमाते। तो सब कुछ राइट था भाई। और इसीलिए देखते देखते ब्लू स्मार्ट ने अपनी जगह बनाई। तो जब ब्लू स्मार्ट उड़ी तो बहुत सारे यूजर्स दुखी हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत से बड़े लोगों ने यहां पर आकर ऑफर दिया कि यदि ब्लू स्मार्ट को कोई मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना नहीं है कि कंपनी डूब रही है, फाउंडर ने तमाम गलती कर दी, लेकिन प्रोडक्ट के प्रति लोगों का एफिलिएशन और एसोसिएशन इतना तगड़ा है कि लोग फाउंडर के ब्लंडर को भूल के एक बार फिर से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अमेजिंग। आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर्स के पैसे ब्लू स्मार्ट के वैलेट में पड़े हैं। कस्टमर्स थोड़े से परेशान चल रहे हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट ने कमिट किया है कि यदि 90 डेज के भीतर सर्विसेज रिज्यूम नहीं होती तो हम वैलेट के आपके फंड लौटा देंगे। अब क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी फाउंडर्स को सेबी ने मार्केट में कोई भी एक्टिविटी करने से बैन कर दिया, उनको बोर्ड से रिजाइन करना पड़ा और इस वक्त ब्लू स्मार्ट के अधिकांश टॉप परफॉर्मर्स वहां से रिजाइन कर चुके। तो यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ब्लू स्मार्ट बंद हो जाएगी? अभी तक इतिहास में ऐसा ही हुआ है। जिन कंपनियों के स्कैम पकड़ाए, जिनके स्टॉक प्राइसेस इस तरीके से रातों रात धराशायी हुए हैं, जिनका इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है, 99.99% वो कंपनियां खड़ी नहीं हो पाती, वो बाद में रद्दी के मोल बिकती हैं। लेकिन इस कंपनी में एक डिफरेंट ट्रेंड देखने में आ रहा है और यहां फिर से मैं ये कहूंगा कि मेरे 20-25 साल के बिजनेस कोचिंग के इतिहास में एक कंपनी अभी अभी डूबी, लेकिन उसकी बोली लगाने के लिए इतने लोग सामने आ जाएं, ये आश्चर्य की बात है। और ये दिखाता है कि प्रोडक्ट फाउंडर से बड़ा हो सकता है, ये दिखाता है कि प्रोडक्ट स्कैम से बड़ा हो सकता है, ये दिखाता है कि कई बार दूसरों का प्रोडक्ट में, क्वालिटी में इतना फेथ होता है कि उनको लगता है ये मेरे हाथ में आ जाए तो हम इसको फिर से बिल्ड कर लेंगे। अभी 19 अप्रैल को एवरस्टोन ने ब्लू स्मार्ट को खरीदने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को 800 करोड़ में खरीदेंगे। जग्गी बंधुओं को बोर्ड से हटना पड़ेगा, जो कि सेबी के ऑर्डर के बाद से हटना पड़ ही गया। और इस तरीके से सिर्फ एवरस्टोन ही नहीं, बहुत सारी और कंपनीज और इंडिविजुअल्स मदद को आगे आ रहे हैं। ये एक यूनिक लेसन है कि क्या प्रोडक्ट का ब्रांड इतना पावरफुल हो सकता है कि वो लोगों के दिलों का राजा बन जाए और डूबते हुए प्रोडक्ट को बचाने के लिए लोग आ जाए। तो इस पूरी केस स्टडी को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू से लास्ट तक लेसन है। इस कंप्लीट केस स्टडी में सबसे पावरफुल लेसन आपको क्या लगा? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और यहां पर मैं सभी फाउंडर से कहना चाहता हूं
यार क्विक मनी के चक्कर में मत पड़ो। शुरू में थोड़े दिन अपनी लग्जरीज को एक किनारे रख दो, बाद में इतना कमाओगे, इतना वैल्यूएशन हो जाएगा कि जिस चीज पे हाथ रखोगे उसमें से आधी तुम्हारी हो जाएगी। कोई तुमसे सवाल पूछने आने वाला नहीं है। ऑर्गेनिकली इतना पैसा आएगा कि कोई स्कैम करने की जरूरत नहीं होगी। क्या जल्दी थी इनको इतनी, और आप सबको क्या जल्दी है। अपनी कंपनी में 100% अनएथिकल काम बंद करो। कोई भी ऐसा स्कैम जो आज यहां पर चर्चा में आया, आपको पता है आप कहां गड़बड़ कर रहे हो और कहां राइट कर रहे हो। यदि कोई भी स्कैम, कोई भी गड़बड़ अभी तक की हो तो तुरंत उसको क्लीन अप करो। अपनी कंपनी को केवल फ्यूचर के लिए बिल्ड करो। एक दिन कंपनी इतनी बड़ी कर लो कि ये 40-50 करोड़ का कैमिलिया या ये 26 लाख का गोल्फ सेट कोई मायने ही ना रखे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।